शनिवार रात को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुई दर्दनाक भगदड़ में कम से कम 18 लोगों की मौत हो गई, जिनमें 9 महिलाएं और 5 बच्चे शामिल हैं। हादसा प्लेटफॉर्म नंबर 14 और 16 पर हुआ, जब लोग एक विशेष ट्रेन में चढ़ने के लिए एकत्रित हो रहे थे। हादसे में कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनका इलाज दिल्ली के रेल हार्डिंग और LNJP अस्पताल में चल रहा है। इस घटना ने एक बार फिर रेलवे की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं और कई नेता सरकार को घेरने में जुटे हुए हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इस हादसे पर गहरी शोक व्यक्त करते हुए ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुए इस हादसे में कई लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल हुए। ये बहुत ही दुखद और चिंताजनक है। ये घटना एक बार फिर रेलवे की विफलता और सरकार की असंवेदनशीलता को उजागर करती है। भारत और अमेरिका के संबंधों में एक नया मोड़ देखने को मिल रहा है, खासकर जब से डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिकी राष्ट्रपति पद से हटने के बाद दोनों देशों के बीच संवाद में बदलाव आए। ट्रंप प्रशासन के दौरान भारत और अमेरिका के बीच मजबूत रणनीति और व्यापारिक साझेदारी बढ़ी थी, लेकिन अब ट्रंप ने निजी हित और राजनीतिक विचार भारत के लिए एक नई चुनौती बन सकते हैं। भारत और अमेरिका के बीच रिश्ते पिछले कुछ वर्षों में तेजी से मजबूत हुए, खासकर जब ट्रंप प्रशासन ने अपने इंडो पैसिफिक और अमेरिका फर्स्ट नीतियों के तहत भारत को एक प्रमुख सहयोगी देश के रूप में देखा था। ट्रंप के शासनकाल में भारत के साथ रक्षा समझौते, व्यापारिक समझौते और सामरिक सहयोग में वृद्धि हुई थी। भारत को पाकिस्तान और चीन के बढ़ते प्रभाव के बीच अमेरिका का समर्थन भी मिला, जिससे भारत को वैश्विक मंच पर महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदार के रूप में देखा गया। शनिवार रात हुई नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भीषण भगदड़ में 18 लोगों की मौत हो गई, जिसमें 9 महिलाएं और 5 बच्चे शामिल हैं। इस घटना ने रेलवे प्रशासन की लापरवाही और भीड़ नियंत्रण की विफलता को एक बार फिर उजागर किया है। घटनास्थल पर जमा भीड़, ट्रेनों की रद्दीकरण और प्रशासन की नाकामी ने मिलकर इस दुर्घटना को जन्म दिया। इस मुद्दे पर अब सवाल उठने लगे हैं, आखिर कौन है इस हादसे का जिम्मेदार? नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर इस घटना से पहले रेलवे ने प्रति घंटे 1500 सामान्य टिकट बेचे, जिससे स्टेशन पर भीड़ का दबाव बढ़ गया। सामान्य टिकटों की बिक्री से यात्री संख्या में वृद्धि हुई, जबकि प्लेटफॉर्म पर जगह की कमी थी। इसके चलते यात्री प्लेटफॉर्म नंबर 14 और 16 पर एकत्रित हो गए, जहां बाद में भगदड़ मच गई। स्थिति इतनी बिगड़ गई कि प्लेटफॉर्म पर लोग अपने ही रास्ते में फंसे हुए थे और अचानक मची अफरा तफरी में कई लोग एक दूसरे के ऊपर गिर गए, जिसमें मौतें हुई। देश के कई हिस्सों में मौसम में बदलाव देखा जा रहा है, खासकर उत्तर भारत के कई राज्यों जिसमें दिल्ली, NCR, उत्तर प्रदेश और बिहार शामिल हैं। वह ठंड का असर कम हुआ है और दिन का तापमान बढ़ने के साथ धूप का एहसास हो रहा है। हालांकि पहाड़ी इलाकों में बारिश और बर्फबारी का दौर अभी भी जारी है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने दिल्ली का ताजा मौसम अपडेट जारी किया। दिल्ली में आज मौसम में बादल छाए रहेंगे और सुबह के समय हल्का धुआं या कोहरा देखा गया। IMD के मुताबिक दिल्ली में आज बादल घने रहेंगे और दिन भर हल्की बारिश की संभावना है। अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है। इसके अलावा IMD ने 19 और 20 फरवरी को दिल्ली में बारिश होने का अलर्ट जारी किया है। माघ मेला के दौरान श्रद्धालुओं की भारी भीड़ ने शहर में यातायात को पूरी तरह से जाम कर दिया। शनिवार शाम करीब 5:30 बजे जब शहर के विभिन्न हिस्सों में वाहनों की कतारें लंबी हो गईं, तो ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे माघ मेले के प्रमुख स्नान के दिन यानी माघी अमावस्या पर श्रद्धालुओं की विशाल भीड़ पहुंच चुकी है। रेलवे और प्रशासन ने इस स्थिति से निपटने के लिए तत्कालिक उपाय किए, लेकिन जाम की स्थिति बहुत ही गंभीर थी। सभी प्रमुख मार्गों पर यातायात थम गया था। जनसेनगंज से लेकर लीडर रोड तक इस पूरी सड़क श्रद्धालुओं से भरी हुई थी। यात्री आगे नहीं बढ़ पा रहे थे और सवारी शेल्टर्स मिनटों में भरने लगी। यात्रियों की संख्या इतनी ज्यादा हो गई थी कि रेलवे और प्रशासन को आपातकालीन योजना लागू करनी पड़ी। शहीद सिविल लाइंस की ओर स्टेशन की तरफ जाते हुए हजारों लोग उमड़ पड़े थे। रेलवे ने तुरंत आपातकालीन योजना लागू की और शाम करीब 6 बजे लीडर रोड के रास्ते को जाम के चलते बंद कर दिया गया। इसके कारण यात्रियों और प्रशासन के बीच संघर्ष हुआ। कतर के अमीर शेख तमीम बिन अहमद अल थानी 17 से 18 फरवरी को भारत का दौरा करेंगे। इस दौरे के दौरान वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से द्विपक्षीय वार्ता करेंगे और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी मुलाकात करेंगे। कतर के अमीर शेख अल थानी का ये राज दौरा महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि ये दोनों देशों के बीच संबंधों को और मजबूत करने का एक अहम अवसर है। कतर भारत के एक अहम साझेदार देश है। खासकर ऊर्जा क्षेत्र में कतर भारत का सबसे बड़ा LNG आपूर्ति करता है और भारत के लिए कतर की भूमिका ऊर्जा सुरक्षा में महत्वपूर्ण है।
वित्तीय वर्ष 2022-23 में भारत और कतर के द्विपक्षीय व्यापार लगभग 18.77 बिलियन अमेरिकी डॉलर का था, जो दोनों देशों के आर्थिक रिश्तों की मजबूती को दर्शाता है। कतर की ऊर्जा मंत्री साद शेरिदा अल काबी ने हाल ही में भारत के दौरे के दौरान भारत की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने में कतर के समर्थन की प्रतिबद्धता को दोहराया था। भारतीय क्रिकेट टीम की हाल ही में चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए घोषणा की गई, लेकिन इस बार भारतीय टीम में जसप्रीत बुमराह का नाम शामिल नहीं है। बुमराह को कमर की चोट के कारण टीम से बाहर होना पड़ा। अब सवाल यह है कि बुमराह ने क्या बिना भारतीय चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब जीत पाएगी, जो कि लगभग 12 सालों से भारत के पास नहीं है। भारतीय की टीम ओडीआई प्रारूप में लगातार शानदार प्रदर्शन करी। खासकर 2023 विश्व कप के बाद से भारतीय टीम की बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों में बेहतरीन सुधार देखा गया, लेकिन अब सवाल ये है कि क्या भारतीय टीम चैंपियंस ट्रॉफी में भी अपनी शानदार फॉर्म को बनाए रख पाएगी और बिना बुमराह के भारतीय गेंदबाजों का प्रदर्शन कैसा होगा, खासकर जब विपक्षी टीमों के पास भी मजबूत बल्लेबाज मौजूद हैं। भारतीय क्रिकेट टीम ने चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए दुबई की यात्रा शुरू कर दी। शनिवार को मुंबई से दुबई के लिए रवाना हुई भारतीय टीम का स्वागत मुंबई एयरपोर्ट पर सैकड़ों फैंस ने किया। कप्तान रोहित शर्मा, जो सफेद टी शर्ट और काले ट्रैक पैंट में एयरपोर्ट पहुंचे, को फैंस ने जोरदार आवाज में रोहित भाई और रोहित सर कहकर अपना ध्यान आकर्षित किया। इसके बाद मुस्कुराते हुए रोहित ने अपने साथी खिलाड़ियों के साथ डिपार्चर लाउंज की ओर कदम बढ़ाए। भारतीय टीम की ये यात्रा इसलिए खास है क्योंकि वो पिछले साल जून में T20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद एक और अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट जीतने की उम्मीदों के साथ जा रही है। भारतीय टीम की शुरुआत 20 फरवरी को बांग्लादेश से होने वाले मैच से होगी। इसके बाद 23 फरवरी को पाकिस्तान से और 2 मार्च को न्यूजीलैंड से मुकाबला होगा। भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में कई कलाकार ऐसे होते हैं जिन्होंने पर्दे पर अपनी मेहनत और अभिनय से दर्शकों का दिल जीता, लेकिन फिर भी वो वही प्रसिद्धि नहीं पा सके जिसके वो हकदार थे। ऐसे एक अभिनेता और कॉमेडियन और वीर दास, जिन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में अपनी भूमिका निभाई लेकिन उन्हें वो पहचान नहीं मिली। लेकिन जब भारतीय मनोरंजन उद्योग में स्टैंड अप कॉमेडी का उपहार हुआ, तब वीर दास ने इस क्षेत्र में अपनी पहचान बनाई और अपनी शानदार प्रदर्शन से एमी अवार्ड जैसे सम्मान प्राप्त किए। वीर दास का जन्म 31 मई 1979 को दिल्ली में हुआ था, लेकिन उनका बचपन नाइजीरिया में बीता। उन्होंने अपनी शिक्षा दिल्ली के प्रतिष्ठित स्कूल से प्राप्त किया और बाद में मुंबई में फिल्म और थिएटर में करियर बनाने का सपना देखा, लेकिन उनका ये सफर फिल्म इंडस्ट्री में उतना आसान नहीं था। वीरदास ने फिल्मों में भी काम किया, लेकिन वो फिल्मों में वो सफलता नहीं पा सके जिसकी उन्हें उम्मीदें थी। टीवी की दुनिया में एक्ट्रेस एकता कपूर की हिट सीरीज नागिन ने हमेशा ही दर्शकों का दिल जीता है। अब इस सीरीज का अगला सीजन नागिन से आने वाला है और इसके लिए कई चर्चाएं चल रही हैं। इस बार मुख्य भूमिका कौन निभाएगा? पहले ये खबरें आ रही थी कि बिग बॉस फेम प्रियंका चौधरी शो का हिस्सा बन सकती हैं। वहीं रुबीना दिलेख, दिशा परमार जैसी प्रमुख अभिनेत्रियों के नाम भी सामने आ रहे थे, लेकिन अब ताज्जुब करने वाली खबर ये है कि 21 वर्षीय एक्ट्रेस ईशा मालवीय को मुख्य भूमिका मिलने जा रही। सूत्रों के अनुसार बिग बॉस 17 फेम ईशा मालवीय नागिन 7 में मुख्य किरदार निभाने के लिए बातचीत करें। न्यूज 18 शोशा के मुताबिक एक सूत्र ने बताया कि ईशा ने अपने पिछले शो में अभिनय की शानदार क्षमता साबित की और हमें विश्वास है कि वो नागिन 7 में भी अपना जलवा दिखाएंगी।